प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम कहते हैं ट्रेन का ड्राइवर, जिसे कहा जाता है ट्रेन का ड्राइवर यानी असिस्टेंट लोको पायलट। 25/11/2 CBT 1 में प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए थे गणित के, वे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं इस वीडियो के माध्यम से हल कराने वाला हूं। और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको CBT 2 का एग्जाम देना है तो इन सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक देख कर जाना है, क्योंकि इससे संबंधित या इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे और आपका मैथ मजबूत हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। कहता है, ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या कहता है, 3 के प्रथम, देखिए पहला सवाल आपका है, पहला प्रश्न है आपका, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है। औसत बराबर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। अब 3 के प्रथम 25 गुणज कौन कौन से होते हैं, तो भैया 3 एकम 3, फिर आप देखोगे 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9, फिर ऐसे जाओगे 3 गुणे में 25 हो जाएगा। इन्हीं का आपको औसत निकालना है, इन्हीं का औसत निकालना है। आप देखो 3 सब में कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2 बच जाएगा, 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डॉट 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 25। अब आप देख पा रहे हो कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग निकालने का सूत्र आपको संख्या पद्धति में पढ़ाया जाता है कि n इंटू n प्लस 1/2। देखो n इंटू n प्लस 1/2, ये 25 या n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है। अब आप देखोगे 25 संख्या तो n की जगह 25 लिखोगे, लेकिन औसत निकालने के लिए फिर n से आपको भाग देना होता है, तो n से n कट जाएगा, रह जाएगा जो वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये आपको बात समझ में आया। अब देखो मैं बता दूं कि 3 तो गुणा में रहेगा और 25 एक 26 बटे में 2 रह गया, 2 13 में 26 और 13 तिया 39 इस दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सवाल का उत्तर सेकंडों में लगा सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे लगाया जा सकता है, सीधा सीधा कि 25 गुणजों का औसत ज्ञात करना है तो 3 गुणे में 25, n इंटू n, ये सूत्र आपको याद रखना है, n इंटू n प्लस 1/2। भैया 25 और 25 एक 26 बटे में 2, ये तो योग आ गया। और कितनी संख्या, 25 संख्या, 25 से भाग देना भी है, तब जाके क्या आएगा, औसत। और औसत बराबर आपको पता है कि योग बटे संख्या, 25 से 25 गया तो 13 में 26, 13 तिया 39 सवाल का उत्तर हो जाएगा। भैया सब सवाल आसान है, बहुत बार पूछा गया है औसत कैसे निकालें, तो औसत निकालने का ये रहा सूत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा, दी गई, अरे संलग्न आकृति, भैया एक आकृति आपको दी गई है, रेखा एंड कोण, एक चैप्टर आपका है रेखा और कोण, और रेखा और कोण एक चैप्टर है। यहां से ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है और बहुत आसान है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा तिर्यक रूप से प्रतिच्छेद करे तो उनके बीच विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं। जैसे ये देखो कौन से कोण हुए, संगत कोण हुए, ये कौन से कोण हुए, शीर्षाभिमुख कोण हुए, ये कौन से कोण हुए, शीर्षाभिमुख कोण हुए, ये कौन से कोण हुए, एकांतर कोण हो गए, ये कौन से कोण हो गए, अंतःकोण हो गए, ये कौन से कोण है, अंतःकोण है, ये कौन से कोण है, आसन्न कोण है, या ये कौन से कोण है, ऋजु कोण है। ऋजु कोण 180 अंश, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने यानी सम्मुख बराबर होता है, एकांतर कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होता है, और संगत
संगत कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। संगत कोण कौन कौन से हैं? देखो संगत कोण अगर मैं कहूं ये है तो संगत कोण इसका कौन सा हो जाएगा भैया? ये वाला हो जाएगा संगत कोण। देखो ये आपस में संगत कोण है और आपस में बराबर होते। ये सारा नियम आपको याद रखना है। देखो यहां कह रहा संलग्न आकृति में रेखा, रेखा एल रेखा यम के समानांतर है, यानी रेखा जो यल है और रेखा यम है ये दोनों आपस में समानांतर है। कह रहा x + 2y का मान निकालो। x यहां पर है और y यहां पर है और कह रहा कि x + 2y का मान ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया कि ये देखो ये दोनों अगर मैं बात करूं तो अंतःकोण हो गए और अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो x + 105 = 180 अंश के, तो x का मान आ जाएगा 75 क्योंकि 105 जाकर घट जाएगा। अब देखो x का मान आ गया 100 x का मान क्या भैया? 75। x का मान 75 आ गया और चलो 2 × y का मान निकालो। देखो ये क्या है और ये क्या है? यहां देखो ये और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 अंश होगा। अब मैं बता दूं कि ये अंतःकोण है, अंतःकोण आपस में 180 अंश के बराबर होते हैं। तो भैया 60 + y = 180 अंश के, तो 60 जाके माइनस हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 120 अंश के। यहाँ y का मान 120 रखोगे तो 120 दूना 240, 240 + 75, 240 + 75 यानी 7 4 11 यानी 315 अंश सवाल का उत्तर हो जाएगा और खटाक दे उत्तर आप लगा के आगे बढ़ जाओगे। क्या ये बातें समझ गए ना? अब इस सवाल को आप लगाने के लिए सीधे ये अंतःकोण है 105 ये है और दोनों का योग 180 अंश होता है। तो 105 - 180 = 75 अंश और ये 60 है तो ये 60 होगा। तो ये कितना होगा? 60 दूना 120 होगा। अब देखो 120 दूना 240, 240 प्लस में क्या जोड़ देना? 75 आ जाएगा उत्तर 315। एकदम खटाखट सवाल को आप लगा सकते हो, लेकिन इससे पहले आपका पूर्व ज्ञान मजबूत होना चाहिए, यानी चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, वरना ऐसे डायरेक्ट आप नहीं लगा पाओगे। बाकी लोग बहुत कहते हैं कि देखो ट्रिक सेकंडों में लगा दे, भैया उससे पहले बहुत मेहनत किए रहते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ाई किए रहते हैं, तभी आप देखते भर में सवाल का उत्तर दे पाएंगे। जब आप अपने आप को बहुत मजबूत कर लेंगे, बहुत स्ट्रांग कर लेंगे, पढ़ाई कर करके घिस चुके होंगे, तब जाके ये सब सवाल आप सेकंडों में लगा पाओगे। इसलिए कोई ट्रिक नहीं, केवल और केवल अभ्यास आपका होता है गणित में। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज, अगला सवाल आप देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जब त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग हो तो कौन सा त्रिभुज होता है? ये विषम बाहु त्रिभुज होता है। जब त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग हो तो विषम बाहु त्रिभुज होता है और विषम बाहु त्रिभुज में हीरो सूत्र काम करता है। विषम बाहु त्रिभुज में हीरो सूत्र काम करता है। कौन सा सूत्र होता है? कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √ में s - a और s - b और s - c, यही सूत्र काम करता है। यस क्या होता है? यस अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है। यस बराबर a + b + c/2 होता है। देखो 5 7 12 10 22 बटे में 2 मतलब क्या हो गया? 11 हो गया। s का मान क्या आ गया? 11। चलो हल करते हैं, चलो हल करते हैं, लगाते हैं। देखो क्या करते हैं, √ में यहाँ क्या लिखेंगे? 11 और यहाँ 11 - a मतलब 5, ये a है, ये b है और ये c है। 11 - 5, 11 - 5 = 6 गुणे में 11 - 7 = 4 और 11 - 10 = 1। देखो 4 का वर्गमूल निकाल लो 2 और 11 छक्का 66 अंदर ही रहने दो, क्योंकि 66 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उत्तर हो जाएगा 2√66 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप खटाक दे लगाओगे। अब इस सवाल को लगाने के लिए आपको हीरो सूत्र, विषम बाहु त्रिभुज आदि सारी चीजें जाननी होगी। जब आप पहले से अपने ज्ञान को मजबूत किए रहेंगे तो ये सवाल आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड लगेगा। ना सूत्र लिखो ना सवाल, सीधे आप क्या करोगे भैया कि ऐसे सवाल के लिए 7 5 12 10 22 बटे में 2 मतलब 11 और सूत्र होता है √ में s और s - a यानी 11 - 5 = 6, फिर 11 - 7 = 4 और 11 - 10 = 1। 4 का वर्गमूल आ जाएगा
जाएगा 2, 11 छक्का 66 अंडर रूट में रह जाएगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा 2 रूट 66 सवाल का उत्तर। बातें समझ में आ रही है? क्यों लोग तेजी से जल्दी सवाल लगा पाते हैं? क्यों? क्योंकि उसके पहले उनका अभ्यास हुआ रहता है, बहुत दिनों से मेहनत किए रहते हैं, तभी सवाल को देखते भर में सवालों को सेकंडों में लगा पाते हैं। तो आपको भी अभ्यास करना है, मेहनत करना है, ताकि सवाल को आप अच्छे से कम समय में लगा पाएं। अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल देखो बाबू, कह रहा कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। 50 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50 लोग हैं जिनकी औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। देखो ये संख्या है, ये संख्या है, ये औसत है, ये संख्या है, ये औसत है। तो मैं योग निकालता हूं, क्योंकि योग बराबर होता है औसत, औसत गुणे में क्या होता है? संख्या होता है। तो देखो 115 पचे 7500, 7500 इनका क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। 50 लड़के जिनकी औसत आयु 150 सेंटीमीटर, तो उनकी लंबाई का योग क्या आ जाएगा? 7500 आ जाएगा। फिर कह रहा कि उनमें से 5 जिनकी लंबाई 146 सेंटीमीटर है। 5 लोग हैं जिनकी औसत लंबाई 146 है, कक्षा छोड़ देते, मतलब ये भाग जाते हैं। कह रहा कि 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 है, 156 है, वो कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, यानी आ जाते हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई क्या होगी? तो इसे लगाने के लिए आपको 5 सेकंड लगेगा, लेकिन बेसिक लगाओगे ज्यादा समय लगेगा। अब बताओ 5 आए 5 गए, संख्या 50 ही रही ना। अच्छा बताओ 146 का गया, 156 का आया कि नहीं आया? तो जरा देखो कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 110 ज्यादा वाला आए हैं, तो 10 पचे 50 एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? 50 एक्स्ट्रा होगा, 50 जोड़ लेना भैया, 75 150 आ जाएगा। ये कुल योग आ गया। औसत निकालना है तो योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, यानी 0 से 0 खत्म। 5 एकन 5, 2 7 पंचम 25, और यहां बचेगा 5 एकन 5, यानी 151 नया औसत सवाल का उत्तर हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता? 50 गुणे 150, फिर आपको 5 गुणे 146 इसमें से घटाओ, फिर 5 गुणे 156 इसमें जोड़ो, जो उत्तर आएगा, डिफरेंस आएगा या सारी चीजें आएंगी, उसको किससे भाग देना? 50 से, तब जाके सवाल का उत्तर आएगा। वरना ऐसे ही आप इसे लगा सकते हो कम समय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार, देखो बहुत आसान, कम समय में सवालों को लगाना सीखें। चलिए, एक दुकानदार 5%, 4% की कर्मिक छूटें देता है, प्रदान करता है, जो कि एक एकल छूट। एकल छूट मतलब क्या भैया? डिस्काउंट। शख्स सिर्फ डिस्काउंट की बात करता है, उत्तरोत्तर छूट की बात करता है, एकल छूट की बात करता है कि भैया 5% और 4% करके 2 छूटें दी जाए। इससे अच्छा कि कोई एक छूट बता दिया जाए, डायरेक्ट फाइनल हो जाए। उसके लिए सवाल लगाना है तो मैं आपको एक बेसिक, बहुत बेमिसाल सूत्र बता रहा हूं। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 का ये सूत्र हमेशा काम करता है। बहुत ही यूनिक सूत्र है। जैसे देखो, छूट का मतलब भैया माइनस, तो 5% माइनस हुआ, फिर 4% छूट हुआ तो मतलब 4 माइनस हुआ, और कर्मिक छूट फिर से हुई तो ये देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा है ना, तो ये माइनस मिलकर क्या बना लेगा? प्लस। 5 गुणे में 4 बटे में 100 लगा देंगे। देखो माइनस माइनस जुड़ता है तो -9 हो जाएगा, और प्लस 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। 5 चौक 20, यानी दशमलव 20, और 9 में से 20 पैसा घटेगा तो आएगा 8 रुपए 80 पैसे की क्या हुई? एक एकल छूट। सवाल का उत्तर होगा 8.8% की एक एकल छूट के बराबर है। इस सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, माना 100 रुपए का कोई सामान है और 100 रुपए पर आपको पहले 5% छूट यानी 95% पर दिया गया, फिर 4% छूट यानी 96% पर दिया गया। इसे आपको हल करना है, सरल करना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्या बातें समझ गए ना? इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम आपको एक बेसिक तरीका, एक बहुत ही खतरनाक ट्रिकी तरीका आपको बता दिए, वही सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा ए अकेले एक काम को, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा ए अकेले एक काम को 6 दिन में, और बी उसी काम को अगर अकेले करता है तो 8 दिन में। ए और बी इस कार्य को 3200 रुपए में ठेके पर ले लेते हैं, और सी की सहायता से सी बाद में आ जाता है और कहता है कि सी की सहायता से उन्होंने उस काम को 3 दिन में कर दिया।
तो भैया सी को भी तो मजदूरी मिलनी चाहिए, भले सी बाद में आया है, सी बाद में आया उससे फर्क नहीं पड़ता है, सी बाद में आया उससे फर्क नहीं है। बस ये समझो कि सी जब आया तब से काम चालू हुआ, और सी के बारे में बताओ कि सी की मजदूरी कितनी होगी। तो भैया देखो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। एक दिन का काम बताओ क्या होगा? 1/3। अगर इसी में से हम ए को घटा दें और बी को घटा दें, ए की एक दिन का काम क्या है? 1/6, और बी का एक दिन का काम क्या है? 1/8। तो बताओ ए और बी घट जाएंगे तो बचेगा क्या? केवल सी का एक दिन का काम बचेगा। एलसीएम क्या होगा भैया? 24। 3 अट्ठे 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 4 3 7 -8 बराबर 1/24। यानी सी अकेले कितने दिन में कर लेगा? एक दिन का काम 1/24, तो 24 दिन में काम करेगा। अब पैसा आपको पता है कि डायरेक्ट नहीं बनता कि 24 दिन में करोगे ज्यादा मिलेगा, आप 6 दिन में काम करोगे तो आपको कम मिले, नहीं, पैसा क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। तो भैया क्षमता इनकी देखी जाएगी। समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। समय का उल्टा क्या होगा? क्षमता। समय का उल्टा क्या होगा? क्षमता। अब एक काम कर लेना, ऐसे में इनका एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम भैया 24 होगा, तो 24 से गुड़ा, 24 से गुड़ा, 24 से गुड़ा, 6 चौके 24, 8 त्रिक 24, 24 एकन 24, यानी 4:3:1 के अनुपात में पैसा बटेगा। अब आपको एक सूत्र बताया गया होगा, कुल राशि गुणे किसका अनुपात निकालना है? सी का। सी का भुगतान निकालना है तो कुल राशि गुणे अनुपात सी का बटे अनुपातिक योग 4 3 7 1 8, 8 चौक 32 और 4 एकन 400 रुपया। 400 रुपया किसे मिलने वाला है? तो 400 रुपया सी को मिलेगा। थोड़ा मैं तेज समझा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके या वीडियो को बैक करके रिवर्स करके पुनः देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 1.5 मीटर, देखो बड़ा ही खतरनाक सवाल है। 1.5 मीटर, 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से, एक बड़ा सा आयताकार पाइप है, एक बड़ा सा आयताकार पाइप है, आयाम वाला है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आयाम वाला एक पाइप है, इसके मुंह से, बात समझ रहे हैं, इसके मुंह से क्या भैया? माध्यम से 200 मीटर, ऐसे 200 मीटर, 200 मीटर और चौड़ाई का, कोई चौड़ाई का टप होगा, बात समझ रहे हैं ना, कोई चौड़ाई का टप होगा जिसे क्या है? भरना है। 200 मीटर और 150 मीटर, हाँ, आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी भरा जा रहा है। ऐसे पानी भरा जा रहा है, इसमें पानी भरा जा रहा है। तो कितने मिनटों में यह पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि, ऐसे 2 मीटर तक पानी चढ़ा देगा। बात समझ गए ना? तो इसके लिए सवाल लगाएंगे, पाइप का आयतन बराबर उस टंकी का आयतन, ऐसे पाइप का आयतन बराबर उस टंकी का आयतन, पाइप का आयतन बराबर उस टंकी का आयतन, आपको यही लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो हम लिखते हैं, पाइप का आयतन 1.5 मीटर गुणे 1.2 मीटर गुणे में कितना चाल से चल रहा, देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20, अब देखो सब मीटर में दिया है, तब 20 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 1000 से गुणा कर लो, और घंटा है तो घंटा को मिनट में बदल दो, क्योंकि ये मिनटों में पूछा है तो 60 से गुणा। और देखो ये हो गया पानी का आयाम हो गया, मतलब पानी, टंकी के द्वारा पानी गई, फेंकी गई पानी, और ये जब चलेगा तो कुछ न कुछ समय लेगा, माना टी समय में टंकी को भरता है। और बराबर टंकी क्या है? 200 मीटर की है, और इसकी लंबा चौड़ाई कितनी है? 150 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी करनी है? 2 मीटर। तो सब मीटर मीटर में हो गया कि नहीं, और मिनट में हो गया। बस इसी को हल करना है। देखो 2 1 3 अंक पे दशमलव, तो 3 0 खत्म, गुणा हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 5 15 हो गया। अब इन सबको उठा के ले आओ यहाँ, 5 गुणे में 125, यहाँ रह गया समय। अब देखो भाग दो, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 हो गया, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 हो गया। अब देखोगे आप, पंचम 25 अट्ठे, 25 अट्ठे 200 हो गया। अब 6 दूनी 12 अट्ठे 96, 96 मिनट लगा तब जाके सवाल का उत्तर आया, 96 मिनट लगा तब जाके सवाल का आपका उत्तर आया है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे समझ लेंगे। उसके बाद फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आपको बहुत आसान सवाल है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ये आपके पास व्यंजक है, इसी का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, 2 की घात 3 बराबर होता है 2 दूना 4 दूना 8। 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8। अब आप देखो किसी भी संख्या का x की घात 0 बराबर 1, 25 की घात 0 बराबर 1, -2 की घात 0 बराबर 1, क्योंकि भैया कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, इसका मान 1। और 3 की घात 3 बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 3 की घात 3 बराबर 27। अब देखो 8 सते 56 के 6, 8 सते 56 के 6, 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी 16 5 21 यानी 216 इस दिए गए व्यंजक का, इस दिए गए समीकरण का मान होगा। क्या ये बातें समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए आरेख, दिए गए आलेख, एक आलेख आपके पास दिया गया है, एक आलेख है आपके पास, आलेख मतलब आरेख। अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। है निम्न आरेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। जैसे 2010 में आप किसी दिन मेट्रो से, किसी दिन हवाई जहाज से, किसी दिन साइकिल से, किसी दिन 11 नंबर की गाड़ी यानी पैदल चल दिए। बात समझ गए कि नहीं? 2010 में देखो कार से, बाइक से, कंपनी बस से, मेट्रो से, अन्य साधन से, ये परिवहन क्या है। अन्य साधन पैदल भी हो सकता है, आदि सारी चीजें हो सकता है, किसी को रुका दो भैया हम को चलना है साथ है, ये सारे अन्य साधन के बारे में बात करता है। अच्छा कहता क्या है कि भैया बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 300। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300। कह रहा मेट्रो का उपयोग करने वाले, तो मेट्रो का उपयोग करने वाले 150, मेट्रो का उपयोग करने वाले 150। कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना? अरे एकदम आसान से भैया, 150 दूना 300, 150 दूना 300 यानी 2:1 के अनुपात में, यहाँ 0 से 0 खत्म, 15 एकन 15, 15 दूनी 30 यानी 2:1 के अनुपात में क्या रहा? क्या रहा भैया? उनके यात्रा करने का अनुपात रहा। क्या बात समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कार्यक्रम से देखो यह सवाल बहुत अच्छा है, औसत चाल से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा समय लेने वाला होता है लेकिन आसान होता है। क्या है? एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। कह रहा कि दूरी में कार, हाँ इस दूरी में कार की औसत चाल बराबर क्या होगी? देखो मैं 2 प्रकार से यहाँ सवाल बताता हूँ। इस टाइप से मतलब औसत चाल का 2 सवाल पूछता है। जब कोई व्यक्ति किसी एक निश्चित दूरी को जाता है किसी चाल से और उसी दूरी को किसी दूसरी चाल से आता है, तो यहाँ पर औसत चाल क्या होता है? यहाँ पर औसत चाल होता है 2xy बटे में x प्लस y। लेकिन कोई व्यक्ति अलग अलग दूरी को अलग अलग ऐसे कहे समान दूरी को अलग अलग चाल से चले या अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से चले, तो ऐसे में आपको औसत चाल बराबर सूत्र लगाना होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, यही आपको लिखना होता है। कुल दूरी बटे में कुल समय, ये आपको लगाना होता है। तो इसी नियम का प्रयोग करना है। चलो अब देखो कि औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, आपको यही लगाना है। अब देखो कुल दूरी कितनी? 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, तो 3 चौके 12 किलोमीटर। अब बटे में कुल समय, समय बराबर क्या होता है जरा आप बताओ? समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है कि नहीं होता है? दूरी बटे में चाल बराबर क्या होता है? समय। तो दूरी 3 किलोमीटर की 10 के हिसाब से गया, फिर दूरी 3 किलोमीटर 20 के हिसाब से गया, फिर 3 किलोमीटर की दूरी 30 के हिसाब से, फिर 3 किलोमीटर की दूरी 60 के हिसाब से गया। ये बातें आपको समझ में आ गई? अब अगर समझ में आ गई हो तो सवाल लग जाएगा। 3 3 3 कॉमन हो गया और 3 चौके 12 ऊपर 4 आ गया। ये बातें समझ गए? तो चलो 4 बटे में मैं आपको बता दूं, 4 बटे में इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो 60 आ जाएगा। 60, 10 छक 60, 6 एकन 6, 20 तिया 60, 3 एकन 3, फिर 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 2 एकन 2, 60 एकन 60, 60 बटे में है 60 गुणे में हो गया। 6 3 9, 9 1 10, 2 12, 12 पंचे 60, 5 चौक 20, 20 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की उस
व्यक्ति की या कार की, उस कार की औसत चाल रही 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उस कार की औसत चाल रही। क्या ये बातें आपको समझ में आई? तो इस प्रकार से मैंने 10 का दम की श्रृंखला में गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाए जो आपकी परीक्षा में यानी ALP CBT 1 की परीक्षा में पूछा गया था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और अपने गणित को और मजबूत किया होगा। प्यारे साथियों, आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।